अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें तो आप कह सकते हैं कि बहुत अभी अनसर्टनिटी है, कन्फ्यूजन है। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो बाकी दुनिया में और ख़ित्ते के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए उसमें पैगाम भी है और बहुत से उसमें लेसन्स भी हैं। जो दो खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी हैं, लेकिन उन खबरों को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अभी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। जो दो खबरें डिस्कस करनी हैं वो एक खबर है कि चीन के बाद अब कौन से एक और मुल्क ने, आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर ना सही लेकिन एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स रिकग्नाइजिंग दी अफगान तालिबान गवर्नमेंट। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जिक्र करेंगे कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी इन दिनों मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। यूएई के दौरे पर वो थे, जहां पर उन्होंने मिडल ईस्ट के पहले सबसे बड़े बंदर का वहां पर इफ्तिताह किया। कई मुआहदों पर जो यूएई की हुकूमत है उनके साथ दस्तखत भी किए। और फिर कतर के दौरे पर वो गए। और कतर का दौरा आपको पता है कि इस मौके पर हो रहा है जब आज से चंद रोज पहले जब कतर की हुकूमत ने 8 नेवी के उन रिटायर्ड अफसरान को, जिनको पिछले साल कतर की हुकूमत ने हिरासत में लिया था जासूसी के इल्ज़ाम में, उनको फिर सजाए मौत दी थी, लेकिन अब उनको बाकायदा तौर पर कतर की हुकूमत ने रिहा कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की कि जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। और वो ये है कि चीन के बाद एक और मुल्क ने बाकायदा तौर पर अपना जो सफ़ीर है वो काबुल में तैनात कर दिया है। जी हाँ, उस मुल्क का नाम है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान के आज सफ़ीर ने काबुल में बाकायदा तौर पर जो अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं वो पेश किए हैं और मुलाकात की है अफ़गान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ। ये दूसरे अम्बेसडर हैं चीन के बाद जो बाकायदा तौर पर किसी भी मुल्क ने उनको अफ़गान तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं उनको तैनात किया है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अफ़गान तालिबान है उनकी जो रिकग्निशन है, उनके लिए जो आसानियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं। आज़रबाईजान क्योंकि ये सोवियत यूनियन का जो हिस्सा रहा, जब डिसइंटीग्रेट हो गया फिर बाद में, तो 1994 में बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान और जो आज़रबाईजान है इनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अंदर आज़रबाईजान का सिफारत खाना है वो आज तक कायम नहीं हुआ। दो के जनवरी 2021 में आज़रबाईजान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो ओपन करेंगे काबुल के अंदर। और ये 6 माह पहले, जब ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान उस वक्त इक़्तिदार में नहीं आए थे, और उसके बाद जब उनके इवन के अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले ही जुलाई 2021 में अपना जो एम्बेसडर है वो भी नामज़द कर दिया काबुल के लिए। लेकिन फिर जब अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आए तो उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर वो प्रोसेस जो है वो रुक गया। लेकिन पिछले साल यानी कि दिसंबर में बाकायदा तौर पर आज़रबाईजान की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो काबुल के अंदर एक तो अपना डिप्लोमेटिक मिशन ओपन करेंगे और जो अपना सफ़ीर है वो भी वो भेज रहे हैं। तो आज उस फैसले के ऊपर बाकायदा अमल दरामद हुआ है। और आज़रबाईजान की बात करें तो आज़रबाईजान और पाकिस्तान के भी बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। अगर आज़रबाईजान की तारीख से अगर आप वाकिफ़ हों तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो हैं दोनों ही किसी ज़माने में जो सोवियत यूनियन और उनका हिस्सा थी, लेकिन उसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद दो अलग अलग ये मुल्क बन गए। तो उनके दरमियान एक तनाज़ा भी चल रहा था टेरिटोरियल और काराबाग के हवाले से। और क्योंकि दोनों जो ममालिक थे उस पर अपना क्लेम करते थे, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था, तुर्की और कई और ममालिक, जो आज़रबाईजान का जो मौक़िफ़ था काराबाग के हवाले से उसकी वो तायीद करते रहे हैं। और जो अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी जो आज़रबाईजान की पोजीशन है उसकी उन्होंने तायीद की। तो ये एक उस लिहाज से आई थिंक के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चीन के बाद अब आज़रबाईजान ने अपना जो फुल टाइम जो एम्बेसडर है वो काबुल में तैनात किया है। तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि एक जो कसम आपने तोड़नी होती है। चीन ने पहले फैसला किया, सबसे पहले अपना उन्होंने सफ़ीर वहाँ पर तैनात किया काबुल के अंदर। फिर इम्पॉर्टेंटली पिछले ही महीने इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल वीलॉग किया था कि बाकायदा तौर पर चीन वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अपना जो सफ़ीर है, जो तालिबान की तरफ से नामज़द करदा सफ़ीर है,
اس کو اپنے ملک میں قبول کیا، اور اس کی جو ڈپلومیٹک کریڈینشلز ہیں باقاعدہ طور پر جو چین کے صدر ہیں انہوں نے قبول کیے ہیں، اور اس کو یہی سمجھا جا رہا ہے عام، اگر آپ دیکھیں سفارتی حلقوں میں، کہ یہ چین کی طرف سے ایک خاموش آئی تھنک ایک سٹیپ ہے ٹورڈز ریکگنائزنگ دی افغان طالبان۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ افغان طالبان بہت خوش تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں پیغام ہے اور بہت سے ممالک کے لیے جو ابھی تک کترا رہے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں۔ اور افغان طالبان کی حکومت کے ترجمان نے یہ کہا کہ چین وہ بات سمجھ گیا ہے جو باقی دنیا نہیں سمجھتی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر باقی جو ممالک ہیں، خاص کر کے روس، ایران اور جو خطے کے ممالک ہیں، ان سے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ بھی حقیقت کو تسلیم کریں اور جو اپنے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں وہ اپ گریڈ کریں ود افغان طالبان گورنمنٹ۔ آن دی ادر ہینڈ آف کورس پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجن کے ممالک کا جو پہلے پلان تھا کہ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے کلیکٹیولی کوئی فیصلہ لینا چاہیے، تاکہ اگر جو شرائط افغان طالبان کی حکومت سے منوانی ہے ان کو کلیکٹیولی اگر ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے یا مل کر ایشو کو اٹھائیں گے تو شاید بہتر انداز میں تمام ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے چین کی طرف سے فیصلہ آنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ انہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب آذربائیجان کا فل ٹائم اپنا امبیسڈر کابل بھیجنا، اس کا مطلب ہے کہ جو ریجنل کنسنسس کی بات ہو رہی تھی وہ تو شاید ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں اگر باقی جو ممالک ہیں خطے کے ریجن کے اگر وہ بھی اس طرح کے سٹیپس لینا شروع کر دیں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی۔ دوسرا ذکر کریں گے کہ جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے حصے میں وہ یو اے ای گئے تھے، اور یو اے ای میں ایک تو انہوں نے وہاں پر ابوظہبی کے اندر جو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا جو مندر ہے اس کا افتتاح کیا، اور یہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے۔ اس کے لیے جو زمین ہے وہ پرووائڈ کی یو اے ای کی گورنمنٹ نے، اور ان کو جس طریقے کا پروٹوکول وہاں پر بھارتی وزیر اعظم کو دیا گیا، دیٹ از آف کورس آج سے چند سال پہلے اگر آپ بات کریں تو یہ انتھنکیبل تھا کہ کسی بھارتی لیڈر کو کسی گلف کنٹری کے اندر اس طریقے سے پروٹوکول ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات ہیں، میں بتاؤں گا کہ کیوں اب یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو یا قطر ہو، ان کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ وہ بڑا سبسٹینٹیولی گرو کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک اہم اس کے اندر سبق ہے۔ اور اگر آپ اوور آل دیکھیں جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ 7واں دورہ تھا یو اے ای کا، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کتنا تیزی سے گرو کر رہے ہیں، جو ہائی لیول ایکسچینجز ہیں اس میں کتنی تیزی ہے، اور اس کی ریزن ہے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جو بھارت اور یو اے ای کا بائیلیٹرل ٹریڈ والیوم ہے وہ $85 بلین ہے، اور اس اعتبار سے جو یو اے ای ہے وہ بھارت کا 3rd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اسی طرح سے جو کیونکہ ایک بہت بڑی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ اراؤنڈ 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ جو بھارتی ہیں وہ یو اے ای کے اندر اس وقت مختلف شعبوں میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کو پروموٹ کرنے میں اور ان کو ڈیپن کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کے آپس میں دفاعی تعلقات بھی ہیں۔ دونوں جو یو اے ای اور جو بھارت ہیں وہ ایک جو گروپنگ ہے I2U2 جس میں اسرائیل، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے ساتھ یہ ممالک شامل ہیں، یہ اس کا یو اے ای جو ہیں یہ اس کا ایک گروپ کا حصہ ہیں جس کا مقصد بنیادی طور پر جو دنیا میں اس وقت اکانومی کے جو چیلنجز درپیش ہیں اور اس میں جو اپرچونٹیز ہیں اس کو مل کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم اور جو یو اے ای کی حکومت ہے ان کے درمیان ایک فریم ورک معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوئے۔ یہ کنٹینیویشن ہے جو پچھلے سال سپٹمبر میں بھارت کے اندر G20 سمٹ ہوا تھا، اور امریکہ نے اور جو بھارت کے ساتھ مل کر جو باقی جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ایک نئے انیشیٹو کا اعلان کیا تھا جسے انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کا نام دیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد بھارت اور یورپ کو تھرو سم آف دیز مڈل ایسٹرن کنٹریز کنیکٹ کیا جائے تھرو ریل، روڈ اور سمندر کے راستے۔ اور اس کے ہی حوالے سے جو بھارت اور یو اے ای کے درمیان ایک
जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उस पर दस्तखत किए गए हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मुआहदा है बुनियादी तौर पर काउंटर करना है जो प्रेसिडेंट शी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और इसके ऊपर भी अब वो कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है। तो ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं यकीनी तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर हो रही हैं, और आपको पता है कि भारत के अंदर भी जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन चंद हफ्ते रह गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट के भारत के, और वो दौरों पर हैं और जो भी अहम इस तरह के मुआहदे हैं उनके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर कहा यही जा रहा है कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो तीसरी मरतबा रिकॉर्ड मुंतखब होकर के भी वज़ीर आज़म आएंगे, तो एक कंटिन्यूटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जब आपको नज़र आ रही है तो उसके जो समरात हैं फिर आपको ऑब्वियसली नज़र आते हैं। आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है, आपके साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपके साथ जो ममालिक हैं वो डील करने में ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के इस वक्त अगर आप हालात देखें तो हम अपने अंदरूनी झगड़ों से ही बाहर नहीं आ रहे। जो आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, तवक्को ये की जा रही थी कि उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन टू द कॉन्ट्ररी हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। दो के जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, एक कोalition गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन वो कोalition गवर्नमेंट कितनी मजबूत होगी वो हम सब जानते हैं। PMLN पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है PMLN को कि आप गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन इन रियलिटी कोई भी इस मौके के ऊपर इक़्तिदार लेना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरीके के मसाइल नंबर 1 पाकिस्तान को दरपेश है, नंबर 2 जो इस वक्त तकसीम है माशरे के अंदर, जो कंट्रोवर्सीज हैं इन इलेक्शंस को सामने रखते हुए, और जो पावर स्ट्रक्चर है हमारा उसको सामने रखते हुए, यकीनी तौर पर जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल होंगे। और जब पाकिस्तान के माशरे के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजूदा सूरत हाल में इवन कि कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर होगा कि वो नया वेंचर करना चाहेगा। जब आपके अपने मुल्क अपने ही अपने शहरी अपने मुल्क में सरमायाकारी करने से कतराएंगे, तो आप इमेजिन करें कि जो बाकी दुनिया है वो क्यों करके आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी। ख़ास करके क्योंकि हम जो PDM की हुकूमत थी उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आया उसमें एक नया जो क्या कहते हैं कि प्रोग्राम अनवेल किया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई। मकसद उसका ये था कि इस काउंसिल के ज़रिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाएगी, ख़ास करके UAE और सऊदी अरब से, ताकि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे निपटा जा सके। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, आई एम श्योर कि कोई भी जो इन्वेस्टर है, इवन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, वो भी इस तरीके से सरमायाकारी करने में यकीनी तौर पर दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो यकीनी तौर पर हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है और हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।